सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज टीजीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे आरबीआई से संबंधित पर्सन। ठीक है दोस्तों, आरबीआई से संबंधित आपके एग्जाम्स में जो हरियाणा के अंदर जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है मेल का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और पहले भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, एक एक दो क्वेश्चंस तो और पहले भी एग्जामों में पूछे गए थे, लेकिन इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपके आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाए। दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया आपके एग्जाम में। ठीक है, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहां पर। एक तो दोस्तों, इस जो वीडियो की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। ठीक है, और एक बात ये है दोस्तों, एक पार्ट और लेके आएंगे हम, सेकंड पार्ट। ठीक है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, कुछ तो एमसीक्यू मैं अपनी तरफ से दूंगा और कुछ जो एचएसएससी के अंदर पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस, हाल फिलहाल के एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे सोल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, वहां पर तो आपको सेकंड वीडियो शायद ही कल आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां से पढ़ते हैं सब कुछ बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, ये बिल्कुल डिटेल वीडियो रहने वाली है दोस्तों आपके पास। ठीक है, एमसीक्यू की हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चंस भी एचएसएससी ने पूछा था आपका कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा गया था। आगे है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। ठीक है, आगे है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है दोस्तों। आगे यहाँ पर, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों ये होती है वित्त सचिव के। ठीक है, और 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट हैं उनके ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? जो आरबीआई का बिल्कुल केंद्रीय कार्यालय होता है, जो मेन कार्यालय होता है, वहां पर कौन बैठता है? वहां पर बैठता है आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? ये की है दोस्तों आरबीआई ने। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपसे अभी रिसेंटली पूछा गया था। आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। आगे है यहाँ पर, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास जी। ठीक है, और 25वें नंबर के हैं दोस्तों। इनका हाल ही में कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। हाल ही में न्यूज आई थी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये बात भी आप याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई थी? दोस्तों ये की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? ठीक है, तो ये है दोस्तों मनमोहन सिंह। ठीक है, प्रधानमंत्री रहे हुए हैं मनमोहन सिंह, वही दोस्तों वित्त मंत्री भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हुए हैं आरबीआई के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, आरबीआई का लेखा वर्ष। ठीक है, लेखा वर्ष जो होता है आरबीआई का वो कब से कब तक होता है? ये होता है दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक ये लेखा वर्ष होता है। आगे है, आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किन की सलाह पर करते हैं? तो दोस्तों ये वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, वित्त से संबंधित ही तो है दोस्तों ये बैंक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एग्जाम दें यहां से क्वेश्चंस जरूर बनेगा अगर आरबीआई से क्वेश्चंस आता है तो। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने सारा कंटेंट यहाँ पर इकट्ठा किया है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। और दोस्तों ये जो आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, हरियाणा के कोई भी एग्जाम है या किसी भी चीज़ का आप एग्जाम दे रहे हो सेंट्रल का, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कमांडो का एग्जाम है, कई बच्चों को पता नहीं तो पूछेंगे कि ये आएगा या नहीं आएगा, तो कमांडो के एग्जाम में भी आ सकता है, दुर्गा शक्ति में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को जो है 24 गुना 7 बहाल कर दिया है।
RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ये इसका फुल नेम है, ठीक है, और ये 24/7 आपको समझ आता है। आगे चलते हैं। आगे है RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल जो है वो सबसे कम रहा है? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया था क्वेश्चंस अभी हाल ही में कि कौन से गवर्नर का सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है, ये पूछा गया था। ये सबसे छोटा भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ये है अमिताभ घोष, ठीक है, 16वें नंबर के रहे हुए हैं, ये आप याद रखेंगे, 16वें नंबर के गवर्नर रहे हुए हैं ये, और इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा हुआ है दोस्तों। 16वें नंबर के ये थे। 15वें नंबर के कौन थे? ठीक है, 15वें नंबर के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, 15वें नंबर के थे, ये आप याद रख लेना। आगे चलते हैं। अमिताभ घोष जी का RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो दोस्तों मात्र 20 दिनों का इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बेनेगल, ठीक है, बेनेगल रामाराव जी, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों बेनेगल रामाराव जी का जो RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का रहा है? दोस्तों ये रहा है 7 वर्ष 197 दिनों का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों जो केंद्रीय कार्यालय है, जो मेन हेडक्वार्टर है उसका, वो जो है वो कहाँ पर स्थित था शुरुआत में जब ये इसकी स्थापना हुई थी? दोस्तों ये हुई थी कोलकाता के अंदर। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कोलकाता के अंदर हुई थी। और दोस्तों इस बैंक को स्थापित करने में एक महान शख्सियत की जो है भूमिका रही थी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनका भी इसमें नाम शामिल था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे है RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? दोस्तों कोलकाता से इसको स्थानांतरित करके कहाँ पर ले आया गया? मुंबई में। तो आज के समय में मुंबई में इसका मेन कार्यालय है, ठीक है। आगे यहाँ पर RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? दोस्तों ये किया गया सन 1937 में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? दोस्तों सिक्कों की जो ढलाई होती है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होती है, ठीक है। आगे यहाँ पर रुपए के चिन्ह, ठीक है, ये जो चिन्ह बना है दोस्तों को किसने बनाया है? दोस्तों ये बनाया डॉक्टर उदय कुमार जी। दोस्तों ये एक प्रोफेसर हैं। हम दोस्तों वीडियो के अंदर आगे सब कुछ अच्छे से जानेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके बाद और भी डिटेल से हम इन पे चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इन प्रोफेसर रहे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी के, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। आगे है यहाँ पर रेपो रेट। रेपो रेट की परिभाषा क्या है? रेपो रेट की परिभाषा ये है दोस्तों, भारत में शीर्षस्थ बैंक, ठीक है, अपने कार्यालयों के लिए RBI से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर RBI को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं वो रेपो रेट कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों रेपो रेट क्या होता है, जैसे कोई भी बैंक है, ठीक है, ये तो केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, और इस बैंक से RBI से कोई भी क्या है, कोई भी बैंक जो है वो लोन लेता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है, ब्याज देना पड़ता है, तो उसी को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। दोस्तों रेपो रेट हम समझे तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये है, रेपो का मतलब आप क्या समझे थे, उसका रिवर्स कर लो आप दोस्तों। जो और अदर बैंक है उनको ब्याज कौन देगा? RBI देगा, क्योंकि RBI उनसे पैसे लेता है और पैसे जमा करते हैं वो बैंक वहाँ पर RBI के अंदर, तो उनको भी ब्याज मिलता है। तो ब्याज कौन देता है? RBI देता है। तो रिवर्स हो गया ना, ये काम उल्टा हो गया, तो इसलिए इसको आप रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पर RBI के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? तो दोस्तों पर मंथ जो उनकी सैलरी होती है RBI के गवर्नर की, वो होता है दोस्तों 2.5 लाख रुपए का पैकेज, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है RBI की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? RBI की जो स्थापना थी दोस्तों वो की गई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन के जो है सिफारिश पर ये की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों इसका हिंदी में मीनिंग जान लेते हैं हम, क्या होता है? जॉन हिल्टन यंग कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हिंदी में जाना जाता है मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका,
आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? दोस्तों ये थे सर ओसबोर्न, ठीक है, सर ओसबोर्न जो है ये पहले गवर्नर थे, सबसे पहले गवर्नर यही थे दोस्तों, ठीक है, और वो क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सर ओसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया? दोस्तों इन्होंने जब 1 अप्रैल 1935 से शुरुआत हुई थी तब से लेकर के 30 जून 1937 तक इन्होंने वहां पर कार्य किया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों ये थे सीडी देशमुख, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। आगे सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? दोस्तों इन्होंने किया था सन 1943 से 1949 तक, और राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों आरबीआई बैंक को, ठीक है। आगे है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है दोस्तों वो किसके संरक्षण में रहता है? ये रहता है आरबीआई के संरक्षण में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है 4 डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम। तो दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनके नाम दोस्तों, एक तो गवर्नर मैन होता है और 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा, ठीक है, और एम राजेश्वर राव जो है, ये 4 जो है डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है देवास नोट प्रेस भारत की किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देवास नोट छापने का जो प्रेस है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों काफ़ी प्रेस हैं, ठीक है, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है। तो ये देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे चलते हैं। आगे है करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? दोस्तों करेंसी नोट आपसे पूछा जाए कि करेंसी नोट कौन सा होता है, तो करेंसी नोट 1 रुपए के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों भारत में जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है वो करता है आरबीआई, ठीक है। आगे दोस्तों आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? दोस्तों यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ जो है दोस्तों, ताड़ का जो वृक्ष है वो चित्रित किया गया है। तो आपको नजर भी आ रहा होगा, ये ताड़ का पेड़ हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है बंगाल टाइगर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपका बंगाल टाइगर वाला आंसर सही था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, कौन से पशु का आपसे पूछा गया था, कौन सा पशु है प्रतीक चिन्ह पे, ठीक है, तो बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो कल हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब सभी नोट जो हैं उन पर ऐतिहासिक स्मारक छपे हुए हैं, तो दोस्तों उनसे भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10 रुपये के नोट पर जो है वो सूर्य मंदिर छपा हुआ है, ठीक है, और 20 रुपये के नोट पर जो है अशोक स्तंभ का प्रतीक है, और यहाँ पर 50 रुपये के नोट पर जो है कर्नाटक का हम्पी है, ठीक है, और 100 रुपये के नोट पर है रानी की वाव, और 200 रुपये के जो नोट है उस पर है सांची का स्तूप, 500 रुपये का जो नोट है उस पर है दिल्ली का लाल किला, और 2000 के नोट पर है मंगलयान, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों भारत में आरबीआई के कितने कार्यालय हैं? दोस्तों भारत में जो है आरबीआई के 31 जो है कार्यालय हैं। आगे चलते हैं। आगे है भारत में कितने रिजर्व बैंक है? दोस्तों भारत में केवल एक ही रिजर्व बैंक है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे है भारत में आरबीआई को नियंत्रित करता है। जो भारत में जो आरबीआई जो है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसको नियंत्रित कौन करता है? संचालन का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आरबीआई का जो मोटो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। ये है दोस्तों आरबीआई का जो मोटो है वो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, ठीक है दोस्तों, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। आगे है आरबीआई के गवर्नर शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो आरबीआई के जो गवर्नर की शक्तियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं? तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारियों में शामिल क्या क्या है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, नए विदेशी और निजी बैंकों को लाइसेंस जारी करना, एवं राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना इत्यादि आरबीआई के गवर्नर की क्या होती हैं?
शक्तियाँ होती हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आरबीआई का लोगो को क्या मतलब होता है। दोस्तों आरबीआई के जो लोगो है उसका क्या मतलब है। दोस्तों देखो यहाँ पर जो है दोस्तों आरबीआई के लोगों के जो मूल रूप से शेर और पोम ट्री का एक स्केच दिखाया गया था। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अब शेर है। ठीक है, और ये पोम ट्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में शेर को रॉयल बंगाल टाइगर के साथ बदलकर भारत का रिप्रेजेंट करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों देखो पहले जो है शेर छपा हुआ था आरबीआई के पशुओं में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसको बंगाल टाइगर यहाँ से बना दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और बंगाल टाइगर किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं हम जान लेते हैं। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि नोट जो हैं उस पर क्या क्या भाषाएं होती है। हिंदी और अंग्रेजी तो होती है, उसके अलावा जो है 15 अलग अलग भाषाएं जो है वो होती हैं। कौन कौन सी है दोस्तों, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपसे मान लो ऐसा ही क्वेश्चंस दे दे, 4 ऑप्शन डाल दे, उनमें से मान लो जो नोटों पर भाषा नहीं होती है वो हटा दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी भाषा नोट पर नहीं होती, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 और है, मतलब टोटल कितनी भाषाएं हैं, 17 भाषाएं हैं टोटल। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 और हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी है 15 और, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये जो है दोस्तों ये भी कीमत में जो उसकी कीमत होती है वो लिखी हुई होती है इन भाषाओं से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। एक दोस्तों क्या है कि आपको ये भी मालूम होगा कि 1954 से लेकर के 1978 तक, ठीक है 54 से 78 तक की बात हो रही है, 5000 से 10,000 तक के नोट भी चलन में थे उस समय। ठीक है, चलते आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी समझ लेते हैं। भारत में 4 जगहों पर नासिक, देवास, मैसूर व सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नोट छपाई का काम किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पर है प्रेस, नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों आपका, और सालबोनी कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर छपाई होती है। देवास की जो है बैंक नोट प्रेस जो है दोस्तों, और नासिक की करेंसी नोट प्रेस जो है वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में काम करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से करते हैं, देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन है दोनों की दोनों। ठीक है, वहीं पर मैसूर और सलबोनी की जो सालबोनी या सलबोनी की बात करें तो दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी कंपनी जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है। ठीक है दोस्तों, वो वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये आरबीआई के अधीन है। ठीक है, तो नासिक और देवास से वित्त वर्ष, ये तो दोस्तों हमारे काम का कुछ है नहीं इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर के लिए इंटेग्लियो इंक का जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ लेते हैं। दोस्तों नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर स्विट्जरलैंड से ये चीज़ें ली जाती हैं, वैसे पाकिस्तान चीन से भी कुछ चीज़ें ली जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड से ज़्यादातर ये चीज़ें जो है स्याही ली जाती हैं। और इंटेग्लियो, ठीक है, इंटेग्लियो और फ्लूरोसेस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल, ठीक है, होता है। और आयात होने वाली स्याही के लिए स्याही के कंपोजिशंस में हर बार बदलाव करवाया जाता है ताकि कोई और देश नकल न कर सके। दोस्तों इसके जो कंपोजिशन होता है, जो स्याही बनी होती है उसका जो कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाता है उसका हर बार। ठीक है, ताकि कोई देश जो है वो उसको कॉपी न कर सके। ठीक है, अब बात करते दोस्तों इंटेग्लियो जो इंक होती है इसका इस्तेमाल नोट पर दिखाने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने के लिए किया जाता है, इस इंक का प्रयोग। ठीक है, तो आप ये याद रखना कौन सी इंक का प्रयोग किया जाता है महात्मा गांधी की तस्वीर के लिए, इंटेग्लियो इंक का। ठीक है, फिर बात आती है फ्लोरोसेंस इंक। फ्लोरोसेंस इंक जो है दोस्तों उसको नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का प्रयोग किया जाता है, नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल वेरिएबल इंक जो होती है दोस्तों नोट की नकल न हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे दोस्तों
देवास में बनती है घरेलू स्याही। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, दोस्तों देखो ये बाहर से आयात करते हैं, ठीक है, स्याही को, तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन घरेलू स्याही है ना वो सस्ती पड़ती है। और इस पर काम चल रहा है 3-4 साल में, तो यहाँ पर ही बहुत सारी जो है कि जो है घरेलू स्याही बनने लग जाएगी, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन देवास में बनती है अब भी घरेलू स्याही, ठीक है। और दाम का खुलासा नहीं हुआ है कि कैसे कितने में बनती है। दोस्तों इसका क्या है, देखो सुरक्षा कारणों से आयाती स्याही की विस्तृत जानकारी शेयर नहीं की जाती है। घरेलू स्याही का उत्पादन देवास में किया जाता है। दोस्तों इस स्याही के बारे में किसी को बताया नहीं जाता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र में है। जो मैंने आपको प्रेस बताए थे उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी अच्छे से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में नासिक रोड पर स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पर डाक संबंधित सामग्री, ठीक है दोस्तों, डाक संबंधित सामग्री भी यहाँ पर बनती है। और जैसे डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, किसान विकास पत्र आदि के अलावा यह प्रेस करेंसी नोट भी छापती है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें छपती है आपको समझ आ गया। इसमें दोस्तों नोट क्या क्या छपते हैं, 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट होते हैं। और इनकी पूर्ति करती है दोस्तों ये जो है, ये जो प्रेस है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, कहाँ पर है ये, यहाँ महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है दोस्तों, नाम भी इनके याद रखना आप, ये कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना दक्षिण राज्यों की लेखन सामग्री की मांग को पूरा करने और देश की केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टंप की मांग को पूरा करने के लिए है। वर्ष 1982 में की गई थी दोस्तों, ठीक है, इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड महाराष्ट्र के उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये इसी की पूर्ति करती है ज़्यादा, तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास। दोस्तों मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 1000 के बैंक नोट छापती है दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पर एक स्याही कारखाना भी है दोस्तों, मैंने बताया था आपको स्याही का कारखाना भी यहाँ पर, जो कि प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करता है, ठीक है। घरेलू स्याही बनती है देवास के अंदर। अब दोस्तों साहबनी, ठीक है, साहबनी जो पश्चिम बंगाल में है उसकी बात हमने की थी, तथा मैसूर, ठीक है। तो तथा मैसूर के भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड के 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस साहबनी पश्चिम बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक में भी जो है दोस्तों स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नए हैं, आधुनिक है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो दोस्तों आरबीआई के नियंत्रण में रहते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया था इसी चीज़ को, ये आरबीआई के नियंत्रण में है। और ये 2 कहाँ पर थे, ये वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में थे, ठीक है। इन कारखानों में वर्ष 1998 से 99 तक यहाँ पर 10,000 मिलियन करेंसी नोट का अतिरिक्त वार्षिक मुद्रण का अनुमान लगाया गया था। देवास तथा महाराष्ट्र में नासिक रोड पर स्थित बैंक करेंसी प्रेस में प्रति वर्ष 6 मिलियन करेंसी नोट का मुद्रण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल, एक सिक्योरिटी पेपर मिल भी है दोस्तों होशंगाबाद में, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित इस सुरक्षा पत्र मिल में बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा गैर न्यायिक स्टंप पेपर की छपाई होती है। वर्ष 1968 में करेंसी नोट और स्टंप पेपर की छपाई करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में इसका उत्पादन चालू किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो प्रेस थी जो कि नोट छापती है। अब दोस्तों जो सिक्के छपते हैं ना, टकसालें जो होती है सिक्के छापने की, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार की 4 टकसालें जो है दोस्तों, ठीक है, वो मुंबई में है, एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में है, एक नोएडा में स्थित है। तो ये 4 आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां पर सिक्कों का उत्पादन किया जाता है तथा सोने और चांदी की परख भी की जाती है दोस्तों, यहीं पर होती है सोने और चांदी की परख चारों में, ठीक है। और पदक और मेडल भी जो है वो उत्पादन भारत सरकार द्वारा यहाँ किया जाता है, ठीक है। जो पदक और मेडल बनते हैं वो भी यहीं पर बनते हैं। मुंबई, हैदराबाद
और कोलकाता की जो टकसालें है वो काफ़ी पुरानी है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की। उसके बाद नई कौन सी है? नोएडा की, बिल्कुल नई है, ठीक है। मुंबई की टकसालें जो है दोस्तों, मुंबई की जो टकसाल है वो 1830 में स्थापित की गई थी, तो वह ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी पुरानी है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले मुंबई की टकसाल जो है वो स्थापित की गई थी, जबकि हैदराबाद की 1930 में और कोलकाता की 1950 में स्थापित की गई थी। अब नोएडा की बात करें तो ये बिल्कुल नवीनतम है और ये 1989 में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मुंबई की स्थापित की गई थी, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते आगे। आगे दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, सिक्कों से रिलेटेड ही बातें हैं दोस्तों। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार जो है वो भारत सरकार को है, ठीक है। सिक्के डालने का सिर्फ अधिकार भारत सरकार को है और सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का अधिनियम 1906, ठीक है। सिक्का निर्माण अधिनियम कौन सा है? 1906। ये अधिनियम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है वो मैं अलग से भी बताऊंगा आपको, के अनुसार भारत सरकार का जो है ये आप जो है निर्माण करने का दायित्व होता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार के 4 टकसालें जो मैंने अभी बताए दोस्तों, 4 टकसालें कौन कौन सी है? मुंबई और एक कोलकाता। कोलकाता का कहां पर है दोस्तों? अलीपुर। देखो दोस्तों, आपसे डायरेक्ट कोलकाता ना दे और अलीपुर दे दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए आप क्या करोगे? अलीपुर को भी याद रखें, ठीक है। सैफाबाद, हैदराबाद का सैफाबाद और हैदराबाद का ये चेरियापल्ली, ठीक है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों, वर्तमान में भारत में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये के जो मूल्य वर्ग के जो है जारी किए गए हैं सिक्के, आपको पता ही है सभी को, ठीक है। 50 पैसे तक के सिक्कों को छोटे सिक्के, जो 50 पैसे तक के सिक्के हैं उनको छोटे सिक्के, और 1 रुपये तथा उससे अधिक जो बड़े सिक्के हैं उनको जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? रुपया सिक्का कहा जाता है, ठीक है। एक 50 पैसे से ऊपर के को रुपया सिक्का और छोटे को 50 पैसे से उसको छोटा सिक्का कहा जाता है, ठीक है। इस सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 दोस्तों, सिक्का का निर्माण किस अधिनियम के तहत होता है? अधिनियम 1906 के तहत होता है। ये भी आप याद रखना के अनुसार 1000 रुपए तक के जो है सिक्के छापे जा सकते हैं दोस्तों, और वो छपते भी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना भारत के बैंक नोट का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने संपूर्ण स्वामित्वाधीन उसकी सहायक कंपनी के रूप में 3 फरवरी 1995 को हुई। तो दोस्तों ये कंपनी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करेगी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1995 को हुई थी। और इसको याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लिमिटेड, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप याद करना BRBNML, ठीक है। ताकि रिजर्व बैंक जो है देश में बैंक नोट के लिए आपूर्ति और मांग के बीच में अंतर को मिटा सके, ठीक है दोस्तों। आप ये याद रखें, जो उनके बीच का अंतर है, जो मांग होती है, ज़्यादा मांग हो जाती है, आरबीआई कर नहीं पाता, इसलिए इसकी हेल्प के लिए ये यूज हुई है, ठीक है दोस्तों। BRBNML का जो है पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। तो दोस्तों कौन सा है ये? पंजीकृत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। आगे दोस्तों समझते हैं, अंतर्गत लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया। उसका पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय जो है दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका कार्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। कंपनी मैसूर प्रेस संभालती है। जो मैसूर वाली प्रेस है ना दोस्तों, वो इस कंपनी को संभालती है, ठीक है, जो कि कर्नाटक में पड़ती है ये मैसूर, ठीक है। प्रेस की वर्तमान क्षमता जो है दोस्तों 2 शिफ्ट बेसिक्स पर प्रति वर्ष 9 बिलियन नोट छापने की इसकी क्षमता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं सुरक्षा विशेषताएं। जो नोटों के अंदर जो सुरक्षा विशेषताएं होती है, जो नोट होते हैं हमारे पास, उनकी जो सुरक्षा विशेषताएं क्या क्या होती है, आपने देखे भी होंगे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नहीं पता होगा तो वो हम बता देते हैं आपको। देखो, एक तो सुरक्षा तार होता है, आपको पता है ना, नोट के बीच में जो है एक चमकीला तार होता है, वो है सुरक्षा तार, ठीक है। और उस पर RBI, ठीक है, और उस नोट की जो संख्या भी लिखी होती है, ठीक है, भारत लिखा होता है, इंडिया लिखा होता है, ये 2 चीज़ें लिखी होती है, ठीक है, 3 चीज़ें लिखी होती है। गुप्त चित्र भी होता है, गुप्त चित्र भी आपको पता है, काफ़ी गुप्त चित्र होते हैं उनके अंदर। आप देखोगे रोशनी की तरफ करके तो आपको गांधी जी की फोटो, रुपए की जो संख्या है, भाई कितने रुपए का, वो भी आपको नजर आते हैं कहीं कहीं पर, जहाँ पर आपको जनरली वैसे दिखाई नहीं देता, ठीक है।
सूक्ष्म अक्षर, छोटे अक्षर भी कुछ लिखे होते हैं, सील मुद्रण भी होती हैं, ठीक है, प्रतिदीप्ति सील स्याही भी होती है, विभिन्न दृश्य स्याही, जल चिन्ह, ठीक है, और रजिस्टर द्वारा ये जो है दोस्तों देखे जा सकते हैं छोटे से बड़े अंक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जो भारतीय रुपये की बात करें, ठीक है, भारतीय जो रुपया है, चिन्ह क्या है दोस्तों, ये चिन्ह बन चुका है, ठीक है, ये चिन्ह बन चुका है। और जो भारतीय रुपये का जो कोड है, ठीक है, जो कोड है पूरी दुनिया के अंदर वो है INR, ठीक है, INR जो है ये भारतीय रुपया का कोड है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इसको आप देख सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है दोस्तों ये, ठीक है, बिल्कुल। और इसका जो बाजार नियमांक है और जारीकर्ता जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। नए प्रतीक चिन्ह आने से पहले रुपया को हिंदी में कैसे दर्शाते थे, इस प्रकार से दर्शाते थे, अंग्रेजी में इस प्रकार से दर्शाते थे, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाया जाता था, अंग्रेजी में इस प्रकार से भी, ऐसे भी दर्शाया जाता था। ये जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी प्रकार से चीज़ें प्रयोग की जाती थी और इसको इंटरनेशनल तौर पर भी बहुत कम लोग जानते थे, ठीक है। लेकिन बट दोस्तों अब ये जो आ गया है ना, इसको इंटरनेशनल तौर पे भी आप जो है बहुत अच्छे से जाना जाता है, जैसे कि डॉलर है, आपका पाउंड्स वगैरह है, येन है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनको सभी लोग जानते हैं ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस रुपए के साइन को भी अब पूरी दुनिया जानने लग गई है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। देखो दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है वो है ये, और पैसा का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है ये, ठीक है। किस प्रकार से, ऐसे करके पैसा बना के और ऐसे कट छोटा सा, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे बैंक को ये जो पैसे हैं ये रुपए हैं दोस्तों, ठीक है, ये सिक्के के ये पैसे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों ये जो रुपए का साइन है ना, इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, किसने बना दिया इसको, ठीक है। तो हमने पहले भी चर्चा कर ली दोस्तों। ये देखो दोस्तों, भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जो है वो बनाया गया है, जिसको सभी लोग जाने, ठीक है। और दोस्तों ये कब बना है, ये बना है दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये बना था दोस्तों 15 जुलाई, ठीक है, आपको पढ़ना आता होगा, ये 15 जुलाई लिख रखा है, 15 जुलाई 2010 को, ठीक है, 2010 को। आप सिर्फ 2010 भी याद रखेंगे तो चल जाएगा काम। तो इसको कब बनाया गया दोस्तों, 2010 में बनाया गया, ठीक है। तो 2010 में जो है इसको IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी, ठीक है, प्रोफेसर जो है उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य दरें हैं, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल डाटा है ये सब कुछ, ठीक है। तो जो मुख्य दरें हैं वो बात कर लेते हैं। बैंक जो है मुख्य दरें जो हैं दोस्तों वो 6% है, बैंक की रेट जो है 6% है, ठीक है। रेपो रेट की बात करें तो दोस्तों 5.40% है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 5.15% है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको MSF कहा जाता है वो है दोस्तों 5.65%। और कैश रिजर्व रेशो जो है CRR जो है वो 4% है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आप नेट पे सर्च करके भी आपका जो है अपडेट कर लेना इन चीज़ों को दोस्तों। ये थोड़ी थोड़ी क्या है चेंज भी हो जाती है कई बार, ठीक है, आपको ये याद भी रखना अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों जो रुपए का यूज किया जाता है, जो भारतीय जो मुद्रा है रुपया, उसका यूज जो है वो ऑफिशियल जो यूजर है, जिसको ऑफिशियल जो यूजर है वो कौन कौन यूज करते हैं ऑफिशियल तरीके से, भारत है, भारत तो है ही दोस्तों, नेपाल और भूटान, इनमें दोस्तों ये ऑफिशियल तरीके से यूज होता है, ठीक है। एक दोस्तों अनाधिकार प्रयोगकर्ता भी है, ठीक है, जो बिल्कुल अनाधिकार तरीके से, आधिकारिक तरीके से प्रयोग नहीं करता है, अनाधिकारिक तरीके हैं जिम्बाब्वे में भी ये प्रयोग किया जाता है अनाधिकारिक तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे अमेरिका का पूछा जाए, यूरोप का पूछा जाए, बांग्लादेश का भी, तो इसलिए मैंने आपको ये भी दिए हैं ताकि आप इनको याद कर लें। देखो दोस्तों, अमेरिका का जो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक हम कह सकते हैं वो है फेडरल रिजर्व, ठीक है, रिजर्व बैंक, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो हो जाएगा रिजर्व बैंक है दोस्तों ये, ठीक है, ये एस जो है जो है इसको जय कर लेना, रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो अमेरिका का है। यूरोप का जो है दोस्तों वो है यूरोपीय केंद्रीय बैंक। और बांग्लादेश का है दोस्तों बांग्लादेश बैंक, जो ये केंद्रीय बैंक है दोस्तों, ठीक है। चलते आगे। आगे दोस्तों जो केंद्रीय बोर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। ये हमने पढ़ा था शुरुआत में कि केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसको करता है, रिजर्व बैंक, ठीक है। इसका
इस प्रकार होता है, इसका स्वरूप किस प्रकार से होता है दोस्तों, देखो इसका गठन किस प्रकार से किया गया है। सरकारी निदेशक भी होते हैं इसमें और गैर सरकारी निदेशक भी होते हैं। सरकारी निदेशक में कौन कौन आते हैं, एक तो पूर्णकालीन गवर्नर आता है और अधिकतम इसके 4 उप गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। तो 5 लोग होते हैं, एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर सरकारी निदेशक के रूप में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर गैर सरकारी निदेशक की बात करें तो सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों में 10 तो निदेशक और 1 जो है सरकारी अधिकारी, ठीक है, वो गैर सरकारी निदेशक होते हैं। अन्य 4 निदेशक और 4 स्थायी बोर्डों से प्रत्येक में एक एक, ठीक है दोस्तों। एक तो 4 निदेशक होंगे, ठीक है, अलग से, वो कहाँ से होंगे, 4 जो स्थानीय जो बोर्ड है ना, उनसे भी एक एक लिए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों इसका जो कार्य है, वो कार्य जो है बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख व निदेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर जो स्थानीय बोर्ड की बात हुई है, तो स्थानीय बोर्ड की भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखो, देश में 4 क्षेत्र हैं स्थानीय, ठीक है। कहाँ पर, एक तो मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, नई दिल्ली है। यहाँ से एक एक बंदे को लिया जाता है, अभी हमने पढ़ा था ना उसमें, ठीक है। सदस्यता यहाँ पर है, प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली के अंदर। और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 4 वर्ष की अवधि के लिए ये होते हैं, ठीक है। कार्य जो है इनके दोस्तों, कार्य जो है स्थानीय मामलों में केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना इनका कार्य है, ठीक है। स्थानीय की बात हो रही तो स्थानीय कामों में इनका योगदान रहेगा। स्थानीय सरकारी और घरेलू बैंकों को पारदर्शिक व आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना। आगे है केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित करना, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों। देखो ये जो है सर्वोच्च अधिनियम बहुत ही ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अत्यधिक जो है वो अति इम्पोर्टेंट जो है आपके, अति महत्वपूर्ण मैं आपको इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एक तो देखो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है 1934, ठीक है, ये अधिनियम पूछा गया। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रित करता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों बैंकिंगकरण विनियम अधिनियम 1949 वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछा गया था हाल फिलहाल के एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ और अधिनियम जो है वो भी हम जान लेते हैं। देखो दोस्तों, विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम, जो विशिष्ट कार्य हैं उनको, उनके लिए जो कुछ अधिनियम है, कौन कौन से है दोस्तों, देखो लोक ऋण अधिनियम 1944, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों इसको सरकारी प्रतिभूति अधिनियम भी कहा जाता है और सरकारी ऋण बाजार पर नियंत्रित करता है ये, ठीक है। प्रतिभूति संविदा, ठीक है, इसको विनियम अधिनियम 1956 जो कि सरकारी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रित करता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों भारतीय सिक्का अधिनियम 1906, ठीक है, ये मुद्रण और सिक्कों पर नियंत्रित रखता है। विदेशी मुद्रा अधिनियम, ठीक है, 1973 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 व्यापार और विदेशी जो बाजार पर है ये नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रण करते हैं। आगे दोस्तों बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, दोस्तों ये अधिनियम और पढ़ लेते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है ये, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बैंक बही साक्ष्य अधिनियम 1891। आगे दोस्तों बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम परकाम्य लिखित अधिनियम 1881, ठीक है। आगे दोस्तों अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम कुछ और भी हैं, तो वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है देखो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, ये है 1954। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक का अधिनियम भी आप याद रखें, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 2003, ठीक है। औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1993, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, ठीक है। और निष्पक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, दोस्तों सरकारी बैंक होने के कारण इसकी क्या क्या भूमिका है, इससे संबंधित दोस्तों धाराएं आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। धारा भी आपसे पूछी जा सकती है ना। तो दोस्तों देखो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा जो 20 है ना, धारा 20 किससे संबंधित है दोस्तों, धारा 20 की जो है शर्तों में रिजर्व बैंक को केंद्रीय सरकार की
प्राप्तियां और भुगतानों और विनिमय प्रेषण और अन्य बैंकिंग गतिविधियों, ठीक है, जिसमें संघ के लोक ऋण का प्रबंध शामिल है, का उत्तरदायित्व संभालना है। तो दोस्तों धारा 20 के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 21, ठीक है दोस्तों, ये जो अधिनियम है, कानून है, इसकी धारा 21 की बात करें। 20 का हम समझ गए। 21 के अंदर क्या है दोस्तों? 21 के अंदर है रिजर्व बैंक को भारत में सरकारी कारोबार करने का अधिकार, ठीक है। रिजर्व बैंक को सरकारी कारोबार करने का अधिकार कौन सी धारा देती है? धारा 21, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो अधिनियम की धारा है 21A, ठीक है। 21A के अनुसार क्या है? अनुसार राज्य सरकारों के साथ करार कर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के लेन देन कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक यह करार सिक्किम सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकारों के साथ किया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे समझते हैं दोस्तों। देखो एक आपसे फंक्शंस भी पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। आरबीआई बैंक के जो फंक्शन हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है दोस्तों। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, और यहाँ पर इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर्स बैंक, डेवलपमेंट फंक्शन, रेगुलेटर्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, यहाँ पर है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पर है मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर है डिटेक्शंस ऑफ फेक करेंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, आरबीआई के। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपसे एचएसएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कांस्टेबल के एग्जाम में वो भी होंगे, और कुछ मैं मेरी तरफ से भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो वहां पर हम उस चीज़ को करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट हम इसका लेके आएंगे जल्दी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।